वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ प्रतिभा क्लासेस। मैं हूँ शैलेश यादव। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 के फर्स्ट यूनिट का पेपर का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, फोर्स वर्क एनर्जी एंड पावर। तो उसमें स्टार्टिंग में ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन को डिस्कस करना है। तो क्लास 9th में हम लोगों ने मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि मोशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पीछे वाली चीजें रिमाइंड करा देता हूँ कि मोशन क्या है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद द टाइम इट्स सेड टू बी इन मोशन। if it doesn't change its position with respect to time then it will be in rest। otherwise हम लोग ये भी कह सकते हैं कि when a body changes its position with respect to its surrounding, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो बोला जाएगा कि बॉडी क्या है, मोशन में है। और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो बॉडी क्या होगी, मोशन में नहीं होगी, रेस्ट में होगी। और मैंने आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो मोशन है वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। मतलब बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में, सेम बॉडी किसी की रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकती है, किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मोशन है वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती। मतलब किसी भी बॉडी को हम एब्सोल्यूटली नहीं कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। जब भी हम इसको बताएंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है जो मोशन होती है वो किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाएगी, या रेस्ट को भी आपको बताना तो किसी के रिस्पेक्ट में ही बताएंगे। मतलब मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटीज, ठीक है। और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ा है लोअर क्लास में। आपने लीनियर मोशन पढ़ा होगा, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस पिछली वाली क्लासेस में किया। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट करना है ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन बताने के पहले एक टर्म है रिजिड बॉडी। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी, देखो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है कि आप उस बॉडी पर एक्सटर्नली कितना भी फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंजिंग नहीं होती है। मतलब आप रिजिड बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स भी आप अप्लाई करते हैं तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन पे आते हैं हम लोग कि ट्रांसलेशनल मोशन होती क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिजिड बॉडी जो है कहीं रखी हुई है, ये रिजिड बॉडी होगी और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं किसी एक डायरेक्शन से, और ये जो बॉडी है ये मोशन करने के लिए क्या है, फ्री। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस रिजिड बॉडी पर तो ये रिजिड बॉडी क्या होगी, फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। दैट मींस इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी एंड इट इज फ्री टू मूव then it will be move in the direction of force. This type of motion is said to be translational motion. जैसे मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ किसी टेबल के ऊपर और हम लोगों ने किसी एक डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, जैसे यही से ब्लॉक है और आपने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स F अप्लाई कर दिया, तो ये बॉडी क्या होगी, इस फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो इस टाइप की जो मोशन होगी उसको बोला जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो जनरल लाइफ में ढेर सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे ट्रांसलेशनल मोशन के, ठीक। और अगर ऐसा कर दें कि इस रिजिड बॉडी को किसी एक पॉइंट पर पाइवोटेट कर दें, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर पाइवोटेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और सेम फोर्स इस बॉडी पर किसी भी पॉइंट पर अप्लाई करें तो ये बॉडी जो है वो लीनियर मोशन नहीं करेगी। ये बॉडी क्या करेगी, इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस टाइप की जो मोशन होगी उसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। दैट मींस अगर कोई बॉडी जो है किसी
पॉइंट पर उसको पाइवोटेड कर दिया जाए, मतलब अगर बॉडी जो है वो पाइवोटेड है और आपने उस पे फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या होगा, उस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, मूव करेगा। इस टाइप की जो मोशन होगी उसको बोला जाएगा रोटेशनल मोशन। That means if a body is pivoted at a point and a force is applied at any point of body, then it will be moved around this fixed point. This type of motion is known as rotational motion. Okay? So first translational motion किसको बोलेंगे? When a body is free to move and we apply force on it, then it will be moved in the direction of force. Then this type of motion is known as translational motion. And if a body is pivoted at a point and force applied on it at any point, then it will be moved about that fixed point. This type of motion is called rotational motion. ठीक है? तो rotational motion के ढेर सारे आपको examples मिल जाएंगे, जैसे टॉप मूव करता है तो जो उसका एक्शन होता है उसके अबाउट मूव करेगा। फैन है, फैन क्या करेगा, वो एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसकी भी मोशन क्या हो जाएगी, रोटेशनल मोशन हो जाएगी। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, इसकी भी जो मोशन होगी वो रोटेशनल मोशन होगी। फ्लाई व्हील की बात करेंगे तो फ्लाई व्हील की भी जो मोशन होगी वो रोटेशनल मोशन होगी। तो ऐसे ढेर सारे आपको जो है एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने न्यूक्लियस के अराउंड तो मूव करते हैं, तो वो तो सर्कुलर मोशन हो गई, बट वो अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है, मूव करता है। तो जो वो एक्सिस के अबाउट जिस टाइप की मोशन कर रहा है उसको बोला जाएगा रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ऑफ रोटेशन, ये कोई बॉडी है, ये पॉइंट P पर क्या है, पाइवोटेड। ठीक है, इस पॉइंट पर ये पाइवोटेड है और इस पे ये जो पॉइंट है इस पे F फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्दर अगर पढ़ा देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, उस एक्सिस को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पे अगर हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। जिसके अलावा फोर्स एक्ट कर रहा है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को रोटेटरी मोशन करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है या टॉर्क। दैट मींस टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द रोटेटरी मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी को रोटेटरी मोशन करने के लिए टॉर्क रिस्पांसिबल होता है। मतलब जब उस पे टॉर्क एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। दैट मींस फॉर द टर्निंग इफेक्ट। रोटेटरी मोशन या आपके बुक में टर्निंग इफेक्ट दिया हुआ है, तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, वो रोटेटरी मोशन से ही है। तो टर्निंग इफेक्ट के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क रिस्पांसिबल होगा। विदाउट टॉर्क जो है या मोमेंट ऑफ फोर्स कोई बॉडी जो है रोटेटरी मोशन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा ही है कि अगर किसी बॉडी को किसी पॉइंट पाइवोटेड कर दिया जाए और किसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, फोर्स, मतलब एक कंडीशन ये भी है कि अगर हम फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड लगाएंगे तब इसकी मोशन जो है रोटेटरी नहीं होगी। इसके इस पॉइंट के अलावा जो है किसी अदर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं देन ये क्या करेगी, रोटेटरी मोशन करेगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इस फोर्स का मूवमेंट या इसको टॉर्क बोला जाता है। तो ये टॉर्क होगा रोटेटरी मोशन के लिए रिस्पांसिबल होगा। ठीक है, बिना इसके रोटेटरी मोशन नहीं कर सकता।
तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पीए डिस्टेंस पर जो है ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो हम यहाँ से मोमेंट ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको इसका मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क produced in a body is equal to the product of force acting on a body and perpendicular distance between the axis of rotation and line of action. Okay, टॉर्क को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या करें, फोर्स के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। That means torque or moment of force is the product of force acting on a body and perpendicular distance between the line of action and axis of rotation. That means यहाँ से moment of force और torque is equal to force एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, p है इन दोनों के बीच की। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये फोर्स हो गया और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके तो हम लोगों को ये टॉर्क मिलेगा। ठीक है, अब टॉर्क से रिलेटेड ढेर सारी चीजें हैं, हम लोग इसको बारी-बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्लास 9 में हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किए हुए हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ब्रीफली मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्लेन। मतलब स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बट वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। दैट मींस वेक्टर quantity is the physical quantity which requires magnitude and direction both, दोनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये सरफेस होगी, ठीक है, और ये इसको इस पॉइंट पर बाइंड कर देते, इसका लाइन ऑफ एक्शन की ये डायरेक्शन होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन और ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा और ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट पाइवोटेड है और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोर्स and point of pivot। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर पाइवोटेड किया गया और जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो। और उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हम लोग राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ पाइवोट, जिस पॉइंट पर इसको पाइवोट किया। ठीक है, दूसरी बात इसकी जो एसआई यूनिट होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉर्क है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। टॉर्क की ये एसआई यूनिट न्यूटन इनटू मीटर, और लोग इसको शॉर्ट में जो है न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी तो न्यूटन का क्या हो जाता है, डाइन
और मीटर का क्या हो जाता है सेंटीमीटर, ठीक है, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स को अगर न्यूटन में लिया गया, डाइन में लिया गया, तो न्यूटन में अगर लिया गया तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो न्यूटन मीटर होगी, और अगर इसको सीजीएस में लिया गया फोर्स डाइन तो उसके इसमें डाइन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर फोर्स को की ग्रेविटेशनल यूनिट ली गई है तो फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो किलोग्राम फोर्स होगी एमकेएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में ग्राम फोर्स होती है। तो यहाँ से जो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स अगर किलोग्राम फोर्स है तो किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर, ओके। और सीजीएस में अगर इसको कहेंगे कि एमकेएस सिस्टम में है, ठीक है, एमकेएस सिस्टम में इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो किलोग्राम फोर्स मीटर होगी, और सीजीएस सिस्टम में इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट जो होगी वो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब इनके बीच में रिलेशंस क्या है, न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। वन न्यूटन मीटर, लोग कहते हैं कि 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर में जो है वो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल यूनिट की अगर बात करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर में जो है